हेलो एवरीवन, सीयूईटी के सफल बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम साथ मिलके पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट्स लीगल स्टडीज। तो लीगल स्टडीज में हम पहुंच गए हैं हमारे 4th लेक्चर पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो अभी तक हमने क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट हमने डिस्कस किया था कि हमारा सिलेबस क्या क्या होने वाला है। उसके बाद हमने टॉपिक कवर किया इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी, और थर्ड जो एस्पेक्ट हमने कवर किया है दैट इज योर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। सो बिफोर वी बिगिन विद टुडेज क्लास, जो भी आप लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं अभी तक, उसमें आप लोगों के कुछ डाउट्स रहे हैं। तो लेट मी डिस्कस फ्यू ऑफ देम विच आई कंसीडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी की क्लास में एक बच्चे का डाउट था कि उसमें मैंने मेंशन किया था कि आज तक कभी भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, या इम्पीचमेंट के प्रोसेस से किसी भी जज का रिमूवल नहीं हुआ है। उसमें एक बच्चे को क्वेरी थी कि बुक में ऐसा मेंशन्ड है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हैज बीन सक्सेसफुल अगेंस्ट जस्टिस सौमित्र सेन। अब इसमें क्या हुआ, ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है क्या। इम्पीचमेंट के प्रोसेस में जैसे हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में कोई भी बिल पास होता है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले वो एक हाउस में पास होगा, चाहे वो लोकसभा है या वो राज्यसभा है। उसके बाद वो दूसरे हाउस में भी पास होगा, और थर्ड स्टेज जो होती है फिर प्रेसिडेंट से अगर उसको असेंट मिल जाती है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। यही हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर भी ऐसा ही सिमिलर है। अब जस्टिस सौमित्रा सेन के केस में क्या हुआ था, वो सिर्फ एक स्टेज क्लियर किया था उस बिल ने, राज्यसभा में पास हुआ था। उसके अलावा लोकसभा में भी वो पास नहीं हुआ और ना ही प्रेसिडेंट से उसको असेंट मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट एक स्टेप ही उसमें हमारा जो राज्यसभा के पास होना है सिर्फ वो ही स्टेप कंप्लीट हो पाया था। तो दैट वे वी कैन से कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस से कोई भी जज आज तक रिमूव नहीं हुए हैं। इससे पहले कि उनके खिलाफ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाता, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया और वो रेजिग्नेशन से ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। So this was the first query which I consider to be important to share and discuss with you. इसके बाद जो दूसरा डाउट है बहुत सारे बच्चों का कि I should discuss more in हिंदी, कि हम ज़्यादा जो टॉपिक की डिटेल्स हैं उसको हिंदी में डिस्कस करें, क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज़ करके आपस में पढ़ाती हूँ। आपको कोई भी वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, लीगल टर्म्स हैं, जैसे टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हो गया, मैं उनको भी आपको हिंदी में कन्वर्स करने की कोशिश करती हूँ, या हिंदी में उनको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बट स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और हिंदी में कन्वर्स करें। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्लास को पूरा कंप्लीटली हिंदी में ही पढ़ें, क्योंकि इसमें भी फिर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको कन्फ्यूजन होगा या उनको प्रॉब्लम होगा। So that way our class will be a blend of both English and Hindi. That way it will be convenient for everyone. So with this let us proceed with today's class. आज की क्लास भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो कि है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। हम यूजुअली डे टू डे लैंग्वेज में या डे टू डे लाइफ में भी हम ये कॉन्सेप्ट सुनते रहते हैं, अग्रीमेंट की, मैंने उसके साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो ये सब हैं क्या? लीगल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो दो पार्टीज को बाउंड कर देते हैं कि अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो इनका पर्पस क्या है, दोनों पार्टीज का जो अग्रीमेंट में आ रही हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वो फिर उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ने बी से घर खरीदा, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो अब ए ने वो घर खरीद लिया है तो वो बी किसी और को सेल नहीं कर सकता बिकॉज ही इज बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का,
अगर मान लीजिए मैंने किसी से किसी की सेकंड हैंड कार बाय की है, तो उसमें भी मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब वो कार जब मैंने एक बार खरीद ली है, मैंने उसको अगले इंसान को पैसे दे दिए हैं, तो वो सेम कार किसी और को सेल नहीं कर सकता। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट साइन करने से दोनों पार्टीज पर कुछ लीगल बाउंडेशंस आ जाती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं विच दे हैव टू फुलफिल। ठीक है, सो इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे पढ़ते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी योर इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। थर्ड विल बी योर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो उनमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन। उसके बाद आ जाता है कंसेंट। दीज आर फ्यू ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। बाकी के जो एसेंशियल एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम टॉपिक्स आज कवर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज टॉपिक्स वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चन। ऑलराइट, सो विद दिस लेट अस प्रोसीड विद टुडेज क्लास। सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं हम। तो डेफिनेशन कहां प्रोवाइडेड है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जितना भी हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो सारी प्रोविजंस कहां से ली गई हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि कौन से ईयर में आया था। इट केम इनटू बीइंग इन द ईयर ऑफ 1872। तो जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तब हमारी कंट्री में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, और इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने उसको एज इट इज इम्बाइब कर लिया, उसकी प्रोविजंस को इम्बाइब कर लिया। सो सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन। इट सेज दैट एन अग्रीमेंट which is enforceable by law is a contract। तो कोई भी वो अग्रीमेंट, तो यहां पर हम कई बार क्या है, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि जैसे कि ये दोनों चीजें या दोनों टर्म्स सिमिलर हैं। बट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, और क्यों हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डेफिनेशन का पढ़ लिया हमने कि कहाँ मेंशन्ड है, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि कहती है एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी वो अग्रीमेंट जिसको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स या इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, एनफोर्सिएबल का क्या मतलब है यहां पर। एनफोर्सिएबल हेयर मींस इफ एनी पार्टी violates any provision of the contract, you can take action against them। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में बताया, ए ने अपना घर बी को सेल कर दिया। ए सेल्स हिज हाउस एक्स टू बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ठीक है, ए ने घर सेल कर दिया बी को, बी ने उसको पैसे दे दिए इन रिटर्न। अब ए क्या करता है, ए सेल्स दिस सेम हाउस एक्स टू सी। अब जब वो ऑलरेडी ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, अगर ए अब इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करता है, वॉयलेट करना ही हो गया उसको, जब उसने प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी को ट्रांसफर कर दी है, तो वो सेम प्रॉपर्टी किसी और को कैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करता है तो बी
के पास क्या रेमेडी है, बी के पास क्या सॉल्यूशन है, बी कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट ए। इसको कहते हैं हम एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, अगर जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी प्रोविजन को कोई भी पार्टी, चाहे वो ए है चाहे वो बी है, उसको वायलेट करते हैं, तो जो हमारी विक्टिम पार्टी है, जिसको कोई लॉस हुआ है या कोई डैमेज हुआ है, दे कैन गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जाके रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया सबको कि है क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन कहां मेंशन्ड है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और इसका जो लैंडमार्क केस है वो है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब है। अब हमारे घर में भी हम डेली देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें फॉर एग्जांपल ऐसे बोल देते हैं, इफ यू स्कोर दिस मच मार्क्स, अगर तुम 90% मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें कॉलेज में कार दे दूंगा चलाने के लिए, या तुम्हें जो भी तुम्हारी मनपसंद बाइक है तुम्हें वो मिल जाएगी। तो वो क्या है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं, वहां पर क्योंकि कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। अब आपने मान लीजिए 12th में 95% मार्क्स स्कोर कर लिए, तो आप अपने फादर को कंपेल नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते कि चलो जी मेरे तो 95% मार्क्स आ गए, अब मैं चाहता हूं कि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे वो मेरी कार, मनपसंद कार दिलाओ या मेरी मनपसंद बाइक दिलाओ। क्योंकि वहां पर आपके फादर ने आपका मोराल बूस्ट करने के लिए आपको वो कहा होगा, बट वहां पर कोई भी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। नाउ लेट अस सी बेल्फर वर्सेस बेल्फर में क्या हुआ था। बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये हमारा लैंडमार्क केस है किस कॉन्सेप्ट पर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑलराइट, कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पार्टीज के बीच में, मिनिमम हमें दो पार्टीज चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो देयर शुड ऑलवेज एग्जिस्ट, वहां पर हमेशा दोनों पार्टीज की आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। जिसका मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी उन दोनों में से कल को कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्रिंज करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी कंडीशन को वॉयलेट करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी फॉर्म हुआ ही नहीं, ऐसा हम उसमें प्रिज्यूम करेंगे। नाउ लेट अस सी बेल्फर वर्सेस बेल्फर में क्या हुआ था। हियर बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे और ये किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए, बट वहां पर उसकी जो वाइफ है वो बीमार हो जाती है और डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं कि यू शुड नॉट ट्रेवल फर्दर, और तुम्हें यहीं इसी कंट्री में रहना चाहिए फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर अ ईयर और सो। तो जो उसकी वाइफ है शी स्टेज बैक इन दैट कंट्री, और जो हस्बैंड है वो वापस अपनी होम टाउन कंट्री में जाता है, क्योंकि उसे अपनी जॉब या उसको जो भी उसका प्रोफेशन है वो रिज्यूम करना होता है। बट वो मंथली उसको कुछ पैसे भेजता रहता है, $100 $200, वो उसे पैसे उस कंट्री में भेजता रहता है। ठीक है, बट थोड़े टाइम बाद उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और हस्बैंड जो है वो 100 या $200 जितने भी वो अपनी वाइफ को मंथली भेजता था वो भेजना बंद कर देता है। ठीक है, अब वाइफ जो है वो हस्बैंड के खिलाफ लीगल एक्शन लेती है कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि एज लॉन्ग एज यू विल स्टे हेयर मैं तुम्हें मंथली इतने पैसे प्रोवाइड करूंगा। बट हस्बैंड कहता है मेरी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी, मेरी तो सिर्फ एज अ हस्बैंड मॉरल ऑब्लिगेशन थी जो मैं फुलफिल कर रहा था, और मेरी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। तो इस केस में कोर्ट ने जो डिसीजन है वो हस्बैंड के फेवर में दिया कि वो सिर्फ अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा था, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट साइन नहीं किया था अपनी वाइफ के साथ कि मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग इतने पैसे एज अ मेंटेनेंस दूंगा। तो दैट वे we evolve the principle of intention to create legal relationship। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, परफॉर्मिंग moral obligations does not
result in creation of कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां सिर्फ आप अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हो उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो दैट वे बहुत जरूरी है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बने उसमें दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं एंड दे वांट टू बी बाइंडिंग, वो चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग रहे। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? सबसे पहली चीज क्या है, हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज, एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पीपल। या तो वो 2 इंडिविजुअल हो सकते हैं या 2 कंपनीज हो सकती हैं या एक इंडिविजुअल और एक कंपनी भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, बट मिनिमम वो 2 नंबर क्या है उन लीगल पर्संस का, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पीपल हु शुड बी प्रेजेंट हु आर फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। अब इसके बाद सेकेंड एसेंशियल क्या है, अब कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? सबसे पहली चीज है ऑफर। अब मुझे मेरा घर सेल करना है, या मुझे मेरा घर रेंट पे देना है, या मुझे मेरी कार सेल करनी है, ठीक है, या मुझे मेरी कोई भी और पर्सनल बिलोंगिंग को सेल करना है मार्केट में, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उसे ऑफर करूंगी। या तो उसे एडवर्टाइज कर दूंगी न्यूज़पेपर में, और आजकल हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, या मैं उसको अपनी फैमिली में कम्युनिकेट कर दूंगी उस ऑफर को कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ या मैं अपनी ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी है दैट इज योर ऑफर। ठीक है, अब ऑफर में भी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोस कैटेगरीज। फर्स्ट वी हैव जनरल ऑफर, another one is your specific offer। अब जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में फर्क क्या है? जनरल ऑफर है जहां पर आप ऑफर दे रहे हो पब्लिक एट लार्ज को, कि बहुत सारे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो कि मैं मान लीजिए अपनी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं और जो भी मुझे बेस्ट प्राइस ऑफर करेगा मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। तो वो क्या है हमारा जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक ऑफर। जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, स्पेसिफिक ऑफर है जहां हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑफर देते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरी कार सेल करनी है, तो मैं मेरी फ्रेंड को कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहती हूँ और मैं तुम्हें 2 लाख रुपए में अपनी कार दे दूंगी। तो वो क्या है? एक स्पेसिफिक ऑफर, जहां आप एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफर करते हो और पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर करते हो। जनरल ऑफर में ना तो आप पर्टिकुलर प्राइस बता रहे हो कि मुझे इतने प्राइस के लिए प्रॉपर्टी बेचनी है, ना आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जाके उसे ऑफर कर रहे हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर। सो स्पेसिफिक ऑफर इज ऑलवेज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अब हमारा ऑफर हो गया। सबसे पहली चीज क्या होगी? ऑफर। अब ऑफर के बाद जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है एक्सेप्टेंस। अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? अगर आपने सिर्फ ऑफर कर दिया और वो उसको किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो सेकंड एसेंशियल थिंग दैट हैज टू बी देयर इज योर एक्सेप्टेंस। ए ने बी को ऑफर किया, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनने की डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज योर एक्सेप्टेंस। इसमें भी हम 2 टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, ऑफरर एंड ऑफरी। अब जो ऑफर करता है उसे हम कहते हैं ऑफरर, और जो ऑफर एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है उसे हम कहते हैं ऑफरी। तो हमेशा ऑफर कम्स फ्रॉम, ऑफर किसकी तरफ से प्रोसीड करेगा? ऑफर इज ऑलवेज फ्रॉम योर ऑफरर। ठीक है, और एक्सेप्टेंस कौन करेगा?
इट इज टू बी डन बाय योर ऑफरी। अब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट आता है हमारा, दैट इज योर कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है? Let me explain it to you with the help of an example. Suppose A wants to sell his house to B. In return, B is giving him rupees 10 lakh. ठीक है, तो यहां पर इस केस में कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए कंसिडरेशन इज एक्स, उसको बदले में व्हाट ही इज गेटिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन इन इज एनीथिंग दैट वी गेट इन रिटर्न। अगर हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, दैट इज योर कंसिडरेशन। तो बी के लिए कंसिडरेशन है एक्स और ए के लिए जो कंसिडरेशन है इट इज रुपीज 10 lakhs। तो कंसिडरेशन इज ऑलवेज समथिंग दैट वी गेट इन रिटर्न। जो हमें बदले में चीज मिलती है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, अब कंसिडरेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाउ लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। सो सबसे पहली चीज क्या थी हमारी? ऑफर। ठीक है, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो हम इसे कहते हैं प्रॉमिस। ठीक है, आपने किसी को ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब एक प्रॉमिस बन गया। अब इस प्रॉमिस में व्हेन इन दिस प्रॉमिस यू ऐड कंसिडरेशन, जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाता है, व्हेन बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, तो ये हमारा बन जाता है अग्रीमेंट। तो यहां बन गया हमारा अग्रीमेंट। ठीक है, अब अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? लेट अस सी दैट। अब अग्रीमेंट में जब एनफोर्सिएबिलिटी आ गई, तो वो क्या बन जाता है? देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस इज द साइकिल की कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बनाते हैं प्रॉमिस, उसके बाद प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल जाती है तो बन जाता है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट में एनफोर्सिएबिलिटी मिल जाती है तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। अब अग्रीमेंट क्या है? और कॉन्ट्रैक्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज एनफोर्सिएबिलिटी का। ठीक है, जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हमारे वो एनफोर्सिएबल हैं। अब अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि दो लोगों ने आपस में ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हुआ, और फिर उनका प्रॉमिस बन गया, और फिर कंसिडरेशन भी बीच में आ गई, तो वो अग्रीमेंट बन गया, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेट मी टेल इट टू यू बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। ए टेल्स बी कि आई विल सप्लाई यू सम स्मगल्ड वेपन्स। ठीक है, बदले में ये ए बी को सप्लाई कर रहा है और बी बदले में तुम मुझे कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स देना। प्रोहिबिटेड ड्रग्स का मतलब है कि जिनकी बाइंग एंड सेलिंग प्रोहिबिटेड है, कि आप इन ड्रग्स को ना तो खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। तो ये भी क्या है, यहां वो इसको ऑफर कर रहा है और वो एक्सेप्ट करके इसको कंसिडरेशन भी दे रहा है। एवरीथिंग इज देयर, ऑफर इज देयर, एक्सेप्टेंस इज देयर एंड कंसिडरेशन इज ऑल्सो देयर। पर क्या इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, या इसका जो ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल कंसिडरेशन है यहां पर। ठीक है,
अनलॉफुल कंसिडरेशन, प्रोहिबिटेड ड्रग्स एंड स्मगल्ड वेपन्स। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। अब लेट अस अंडरस्टैंड एनफोर्सेबल कैसे नहीं है। अगर मान लीजिए ए ने बी को स्मगल्ड वेपन सप्लाई कर दिए, बट बी ने बदले में उसको प्रोहिबिटेड ड्रग्स नहीं दिए, तो बी के पास क्या रेमेडी है? क्या बी कोर्ट में जा सकता है और ए को कंपेल कर सकता है कि तुमने मुझे, मैंने तो अपने हिस्से के तुम्हें स्मगल्ड वेपन सप्लाई कर दिए बट तुमने मुझे प्रोहिबिटेड ड्रग्स नहीं दिए? तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो इसकी कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। अनलॉफुल है मतलब दे आर नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड एज गुड्स बाय लॉ। तो इन केसेस में हम कहते हैं कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, सिर्फ वो अग्रीमेंट्स जिसमें एनफोर्सिबिलिटी है। एनफोर्सिबिलिटी मतलब अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आपके पास वो अथॉरिटी है, सिर्फ वही अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब इसी में सेम को हम समझते हैं, ए वांट टू सेल हिज कार, वो अपनी कार सेल करना चाहता है बी को, ठीक है, फॉर ₹2 लाख, और वो ए को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार सेल कर दूंगा विद इन 2 months यू हैव टू गिव मी द मनी दैट इज ₹2 लाख। बट मान लीजिए अगर बी जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर उसको 2 लाख रुपए नहीं देता है, तो क्या ए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है? ए के पास रेमेडी क्या है? ए जो है वो बी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और वो कहेगा कि मैंने मेरा पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया है, कि मैंने तो उसको अपनी कार दे दी है, बट बदले में उसने मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं किए अब तक। ठीक है, सो दैट वे कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा आपके पास एनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है। ठीक है, सो इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सर्कल है, इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब इसी अग्रीमेंट में एक छोटा सर्कल है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। ठीक है, तो कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? ओनली दोज विच आर एनफोर्सिएबल, जिनको हम एनफोर्स करा सकते हैं, सिर्फ वो अग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो इससे हम क्या स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। ठीक है, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सभी अग्रीमेंट्स हैं, उनमें वो सारी चीजें तो होंगी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, वो सारी चीजें होंगी, सिर्फ कमी किस चीज की होगी? एनफोर्सिबिलिटी की। बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो सभी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो अग्रीमेंट्स हैं, बट सभी अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। यू कैन रिमेंबर दिस पिक्चर। यहां पर क्या मिसिंग है? यहां पर जो मिसिंग पार्ट है दैट इज योर एनफोर्सिएबिलिटी। यहां पे एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जहां पर एनफोर्सिबिलिटी आ गई वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए। ऑलराइट, सो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑफर कौन करता है? ऑफरर, और एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरी। ठीक है, वी हैव 2 people here, one is your offerer and another one is your offeree। अब ऑफरर कौन है? who gives offer और who makes an offer, और ऑफरी कौन है? who accepts the offer। ठीक है, दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। डेफिनेट एंड सर्टेन ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब जब भी आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तो वो एक डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए। डेफिनेट और सर्टेन का क्या मतलब है?
मान लीजिए आपके पास बहुत सारे हॉर्सेज हैं, जिसमें व्हाइट हॉर्स भी है, ब्लैक हॉर्स भी है, ब्राउन हॉर्स भी है, गोल्डन कलर का हॉर्स भी है। आप ए को कहते हैं कि आई वांट टू सेल यू वन ऑफ माय हॉर्सेस। आपने ये ऑफर किया कि मैं आप तुम्हें मेरा एक घोड़ा देना चाहता हूं और बदले में तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे देना। तो क्या, जबकि बी क्या समझ रहा था यहाँ पर कि आप उसे उसका ब्लैक हॉर्स सेल करने वाले हो। तो आपका यहाँ पर ऑफर जो है वो क्लियर नहीं है। यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन कि आप उसे कौन सा हॉर्स सेल करने वाले हो। या तो वो व्हाइट हॉर्स होगा, या ब्लैक हॉर्स होगा, या ब्राउन हॉर्स होगा, या गोल्डन हॉर्स होगा। सो दैट वे यू हैव टू क्लियरली मेंशन इट इन योर ऑफर कि आपके ऑफर में कोई भी अगले पर्सन को एम्बिग्विटी या नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। सो योर ऑफर हैज टू बी डेफिनेट एंड सर्टेन। उसके बाद एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं हम। जो आपकी एक्सेप्टेंस है, इसमें हम लिखते हैं एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट कैसे होनी चाहिए? ए ने बी को कहा मैं तुम्हें 100 डजन्स ऑफ बनानास दूंगा फॉर ₹1,00,000। ठीक है, ये क्या हो गया? ए से बी को ऑफर, दिस इज द ऑफर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? बी सेज ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर, और वो एक अग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, बट मान लीजिए यहां पर बी कहता है आई एक्सेप्ट योर ऑफर बट आई विल गिव यू ₹80 lakhs। यहां पर ऑफर दिया, अगर उसने सेम ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो अग्रीमेंट बन गया और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट मान लीजिए यहां पर बी कहता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ₹1,00,000 आई विल गिव यू ₹8 lakhs। तो यहां पर क्या है? ये एक्सेप्टेंस नहीं है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, जहां पर जो चीज आपको जैसे ऑफर हुई आपने उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बदले में अपना ही कोई एक ऑफर दे दिया। तो वहां पर क्या है? नाउ इट बिकम्स अ क्रॉस ऑफर, और यहां पर जो है अग्रीमेंट नहीं बनेगा। अब अग्रीमेंट कैसे बनेगा? बी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें 8 लाख में दूंगा, और यहां पर बी उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो देन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट ऑलवेज। जैसे ए ने ऑफर किया था, अगर बी उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता तो ही अग्रीमेंट बनता। अब यहां पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बदले में क्रॉस ऑफर दे दिया, तो उस क्रॉस ऑफर को अगर ए एक्सेप्ट करता है तो ही अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, सो अगर आप एक्सेप्ट करते हुए कोई कंडीशन लगा देते हैं, मान लीजिए कि ठीक है ए बी को कहता है मुझे तुम्हें अपना घर सेल करना है और बदले में 1 करोड़ रुपए चाहिए, बट बी कहता है ठीक है मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा बट 80 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो वहां पर क्या है? वो एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने तो कंडीशन लगा दी एक्सेप्टेंस पे कि मैं एक्सेप्ट करूंगा बट विद दिस कंडीशन। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि जो ऑफरी है उसकी एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कि वो कोई कंडीशंस ना लगाए अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस करते हुए। सो दैट वे वी कैन से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ हैव टू बी डेफिनेट एंड सर्टेन। General and specific offer I have already explained to you in the previous slides. Now let us come to revocation of offer. अब revocation का क्या मतलब है? Where you want to put an end to the offer, जहां आप अपना ऑफर वापस या विड्रॉ करना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो। तो revocation of offer कैसे हो सकता है? How? सबसे पहले तो revocation है क्या? revocation का मतलब है to put an end to the offer, कि आप उस ऑफर को खत्म करना चाहते हो। आप पहले अपना घर सेल करना चाहते थे, अपनी कार सेल करना चाहते थे, अपनी वॉच सेल करना चाहते थे, उस ऑफर को आप रिवोक करना चाहते हो, मतलब अब आप उस ऑफर को वापस लेना चाहते हो, एंड यू नो लॉन्गर इंटेंड टू सेल इट। सो दैट इज व्हाट द रेवोकेशन मीन्स।
अब रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब हो सकता है? रेवोकेशन ऑफ ऑफर तब तक हो सकता है जब तक अगले पर्सन ने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है. अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. A tells B that I will be supplying you 100 kgs of wheat at rupees 100 per kg. ठीक है. अब ये ऑफर A ने B को किया. अब रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब हो सकता है? मान लीजिए यहां B को वो ऑफर मिल गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया. वंस ही हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर देन यू कैन नॉट रिवोक इट. अगर एक बार आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग हो गया है. तो आपके पास कब तक चांस है, कब तक स्कोप है ऑफर को रिवोक करने का? जब तक बी ने अपनी एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई नहीं किया है, जब तक बी ने ये नहीं कह दिया है कि ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तब तक आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो. ठीक है. सो व्हेन इट कैन बी रिवोक्ड, ऑफर कैन be revoked before acceptance. तो एक्सेप्टेंस से पहले आप कभी भी अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो. उसके अलावा when the offerer dies, जहां पर ऑफरर दिस पर्सन ए हैज डाइड, तो ये ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टेंसेस जहां हम कह सकते हैं कि ऑफर हैज बीन रिवोक्ड. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, और हम रेवोकेशन कब कर सकते हैं. नाउ विद दिस लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग योर कंसिडरेशन. की कंसिडरेशन होता क्या है? मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं. ऑफर एक्सेप्टेंस के मिलने से बनता है प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है. नाउ कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न फॉर ऑफर. ए वांट्स टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी. फॉर बी X will be the consideration, and in return he is giving rupees 1 lakh. For A, rupees 1 lakh will be the consideration. So where you are getting something in return, whatever you are getting, that is your consideration. वो है आपका consideration. Now agreement without consideration is void as a general rule. अब हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अग्रीमेंट कैसे बनता है, और कंसिडरेशन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो जनरल रूल क्या है हमारा? What is the general rule? जनरल रूल कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट अगर वो बिना कंसिडरेशन के बना है तो वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ, या उसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल, जहां पर अगर आपने कंसिडरेशन आपके अग्रीमेंट का पार्ट नहीं भी है तो भी हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. नाउ लेट अस सी कि वो कौन से इंस्टेंसेस हैं. इसकी एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम. जनरल रूल क्या है कि हमेशा कंसिडरेशन एक अग्रीमेंट का हिस्सा होना चाहिए. बट अगर मान लीजिए किन इंस्टेंसेस में हम कहेंगे कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं भी है कंसिडरेशन तो भी एक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. वेयर देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ गिफ्ट out of natural love and affection. इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूं. A and B, he is the father and B is the daughter. ठीक है. Now B is getting married, तो A क्या कहता है? I want to transfer a certain property to you. अब वो अपनी प्रॉपर्टी X B को ट्रांसफर करना चाहता है. बट गिफ्ट का क्या मतलब है कि आप बदले में उससे कुछ नहीं लोगे, आपने कोई कंसिडरेशन नहीं ली. तो कंसिडरेशन इज मूविंग फ्रॉम A टू B ओनली, और B से A को कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही है. सो हेयर कंसिडरेशन इज मिसिंग. सो वी कैन से दैट स्टिल इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. हम इसे ये नहीं कह सकते कि गिफ्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर उसने
ए ने जो बी को ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी, वो उसे रजिस्टर करा सकता है, अग्रीमेंट बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है दैट आई एम ट्रांसफरिंग दिस प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब गिफ्ट में जबकि कंसिडरेशन मिसिंग है, बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड अग्रीमेंट एंड इट इज परफेक्टली वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, अब मान लीजिए ए ने बी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। अब गिफ्ट कर दी तो बी के पास ये प्रॉपर्टी आ गई। अब ए बाद में ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करने से मना करता है, तो बी के पास क्या रेमेडी है? बी कैन गो टू द कोर्ट, क्योंकि इनके बीच में भी जो अग्रीमेंट बना है या जो इनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट बना है उसे हम परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है, सो दैट इज वन इंस्टेंस जहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में या आपके अग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन मिसिंग भी है तो भी हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। नाउ विद दिस लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल। नीड नॉट बी एडिक्वेट का क्या मतलब है? एडिक्वेट मतलब कि इतनी बहुत है। अब कंसिडरेशन किसी के लिए, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप अपनी बेटी को या अपने बेटे को 1 लाख या 10 लाख रुपए में दे देते हैं, तो आप कहेंगे कि 10 लाख तो एडिक्वेट अमाउंट नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 करोड़ की है और आप वो प्रॉपर्टी 10 लाख में दे रहे हो, तो वो एक 10 लाख उसकी एडिक्वेट वैल्यू नहीं है। बट यहां क्या कह रहे हैं? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी एडिक्वेट, बट इट हैज टू बी रियल। ठीक है, इट हैज टू बी रियल, इट कैन नॉट बी इमेजिनरी। इमेजिनरी का क्या मतलब है? अब मैं कहता हूं देयर इज अ डेड पर्सन लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं कहती हूं कि मैं तो जादूगर हूं, तू मुझे 1 करोड़ रुपए दो और मैं तो इसे जिंदा कर दूंगी, तो क्या वो कंसिडरेशन रियल है? क्या कैन यू मेक अ डेड पर्सन अलाइव? नो, इट कैन नॉट हैपन। सो कंसिडरेशन ऑलवेज हैज टू बी रियल, दो इट मे नॉट बी adequate. So this is a very important thing which you must understand कि consideration को हमेशा real होना चाहिए, वो imaginary नहीं हो सकती, but at the same time it need not be adequate. ठीक है, so after this consideration cover करने के बाद हम चलते हैं next important essential element पर, which is consent. Consent क्या है? अब कंसेंट मतलब जहां मैं विलिंग हूं कोई चीज करने के लिए। अब ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अपनी मर्जी से एंटर कर रहे हैं, या उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ना कोई कंपेल कर रहा है, ना कोई थ्रेट कर रहा है कि तुम्हें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। सो दैट वे फ्री कंसेंट, कंसेंट भी नहीं, इसको हम कहेंगे फ्री कंसेंट इज एन असेंशियल एलिमेंट। प्री कंसेंट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम किन इंस्टेंसेस में कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है? तो सबसे पहला इंस्टेंस आ जाता है इसका, वेयर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपने किसी को झूठ बोला या उसको बहकाया, जिससे वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और ना आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं। अब फ्रॉड कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर नहीं हो, आप तो सिर्फ उसके टेनेंट हो, कि आप तो वहां किराए पे रह रहे हो, बट आप उसको किसी और को ये बताते हो कि मैं ही इस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड हूं और मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं। तो वहां पर क्या है? आपने यू हैव प्लेड फ्रॉड अपॉन द अदर पर्सन, और जो ये आपने ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी, वो कोई एक वैलिड ट्रांसफर नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो हमेशा जहां कहीं पे भी आपने कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन की है, उसको हम कहेंगे कि देयर वाज नो फ्री कंसेंट एंड हेंस नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन द पार्टीज। अब इसके अलावा सेकेंड इंस्टेंस क्या है? वेयर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट और कंपल्शन। जहां आपने किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, या कंपेल करके कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को इंजरी कॉज कर दूंगा, या मैं तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लूंगा, या आई हैव किडनैप्ड समवन फ्रॉम योर फैमिली,
टिल द टाइम यू डोंट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आई विल नॉट रिलीज देम। तो ये सब क्या है, यहाँ पर भी फ्री कंसेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जहां पर कंसेंट कंपल्शन या थ्रेट से ली गई है, वहां पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नाउ लेट अस सी अनदर इंस्टेंस जहां हम कहेंगे कंसेंट फ्री नहीं है, where consent is obtained by misrepresentation। मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? अब मान लीजिए प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ और जिसके 4 हिस्से बटे ए बी सी डी। अब वो चारों भाइयों में बंटने थे। अब किसी को भी ये पता नहीं है कि ए हिस्सा किसका है, बी किसका है, सी किसका है, डी किसका है। ए बिलीविंग ए को उनमें से 4 ब्रदर्स में से मान लीजिए एक्स को लगता है कि ए जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसके पास है। उसको जेन्युइनली लगता है इन गुड फेथ कि ही इज द ओनर ऑफ द ए पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी वो किसी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। अब बदले में उसको बाद में पता चलता है ए तो उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके नाम था ही नहीं, इट वाज द प्रॉपर्टी का जो बी पार्ट वाला हिस्सा है वो उसका ऑनर है। तो वहां पर क्या है, यहां पर जो जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एक्स, उसकी कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी, वहां पर सिर्फ एक मिस्टेक हुई या एक मिसरिप्रेजेंटेशन हुई। यहां पर भी स्टिल वी कैन से द कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुई है, जबकि यहां पर किसी की कोई बुरी इंटेंशन नहीं हुई थी, बट बिकॉज ऑफ मिस्टेक ओनली दिस हैज हैपेंड। तो यहां पर भी जो पर्सन है जिसको आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसके पास रेमेडी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा दे कि यहां पर तो जो जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो उसका ओनर ही नहीं। ठीक है। इसके बाद जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वेयर consent is obtained by undue influence। अब undue influence आप लोगों के लिए एक नया शब्द होगा। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, जहां आप किसी को अपनी बातों से या किसी भी एक्शन से प्रभावित कर सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब हुआ, जहां पर मान लीजिए एक मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो जो सर्वेंट है वो यूजुअली अपने मास्टर के इन्फ्लुएंस में रहता है, उससे प्रभावित रहता है कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे वो नाराज हो जाए, या कुछ भी ऐसा ना करूं जो उनकी इच्छाओं के अगेंस्ट हो, या जो भी मैं काम करूंगा वो उनके डायरेक्शंस के हिसाब से करूंगा। तो मास्टर और सर्वेंट में भी ऐसा रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, जहां पर जो मास्टर है वो अपने सर्वेंट पे इन्फ्लुएंस बना सकता है कि यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर थिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब मान लीजिए जो मास्टर है वो सर्वेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है कि तुम्हें, मैं अपनी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं या मैं तुमसे ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं तुम्हारी, पर जो मार्केट वैल्यू है उससे कम रुपए में खरीदूंगा। तो यहां पर क्या है, जो मास्टर है वो अपने सर्वेंट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है या अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं या जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट ली जाती है वो फ्री कंसेंट नहीं होती, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनते हैं वो कोई भी कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ठीक है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम कोर्ट में जाके उनको सेट असाइड करवा सकते हैं, उनको रिवोक करा सकते हैं, उनको खत्म करवा सकते हैं। ठीक है। सो दिस वे वी कैन से ये जो भी 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े, यहां पर देयर इज नो फ्री कंसेंट, और इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड इज नॉट वैलिड। जो इससे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, मतलब इट विल नॉट बी एनफोर्सिएबल, कि आप उसमें उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट। इसके साथ ही सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। उसके बाद हमने पढ़ा कि किन किन केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब इसके अलावा इसके साथ एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट इज योर कंसेंसस एड इडम। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स
either meeting of minds or it also means agreeing on the same thing in same sense. इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है. नाउ दिस पर्सन एक्स wants to, he owns number of horses, इसके पास बहुत सारे horses हैं. अब now he tells y that I want to sell you one of my horses. यहाँ इसके पास ब्लैक हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स है, ब्राउन हॉर्स है और एक गोल्डन कलर का भी हॉर्स है. ठीक है. अब B को क्या, Y को, वो Y को कहता है कि आई वॉन्ट टू सेल यू वन ऑफ माई हॉर्सेस. अब Y यहाँ प्रिज्यूम कर लेता है कि ही विल बी बाइंग द ब्लैक हॉर्स, कि वो X जो है उसे अपना ब्लैक हॉर्स ट्रांसफर करने वाला है और इसके लिए वो इसे 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. अब यहां पर जब वो ही वॉज बिलीविंग कि इसको ब्लैक हॉर्स मिलेगा, बट वॉट ही ट्रांसफर्स टू हिम इज अ व्हाइट हॉर्स. तो यहां पर क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है. X was thinking something else, Y was thinking something else. X was believing कि वो white horse ट्रांसफर करेगा और Y was believing कि उसको black horse मिलेगा. तो यहां पर हम कह सकते हैं there is no meeting of minds. या both the parties are not on the same page, और जो हमारा एलिमेंट है कंसेंसस एडिडम वो मिसिंग है. सो कंसेंसस एडिडम का मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स और अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. जब कभी भी आप दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों को सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी हो और यू बोथ द पार्टीज आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कोई भी दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो. सो दैट इज द एलिमेंट ऑफ कंसेंसस एडिडम. So that is all with the important concepts. इसके बाद जो कुछ essentials बच गए हैं वो हम next class में cover करेंगे. आज जो हमने पढ़ा है उसके basis पे let us solve certain questions. The first is which of the following is not essential for making a contract? The first one is offer, second is acceptance, third is agreement in writing, fourth is all of the above are essential. Offer and acceptance we have read that they are the essential elements एक contract को बनाने के लिए. C says agreement in writing. Now this is not an essential element. अग्रीमेंट हमारे ओरल भी हो सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं. हमने जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर पढ़ते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए. आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ओरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. सो दैट वे वी कैन से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस they are the essential elements and all of the above are essential, not essential. So D भी हमारा incorrect हो गया. Just a second. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट अग्रीमेंट इन राइटिंग इट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट. जो हमारा अग्रीमेंट है वो एक ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है. तो दैट वे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस एडिडम. ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही एक्सप्लेन किया है. Let us see, let us first look at the options. First one says common intention, meeting of minds, theme of contract or none of the above. इसका करेक्ट आंसर है meeting of minds. Consensus addendum legal maxim है जिसका मतलब है meeting of the minds. अब इसके बाद now let us proceed to the third question which says which of the following is a correct statement. इनमें से कौन सी statement correct है? First one is all agreements are contracts. Second, all contracts are agreements. Third, all agreements are not contracts. अब इसको भी हम उसी डायग्राम से फिर से याद करते हैं. Bigger circle was for agreements. Smaller circle is for your contracts. ठीक है. So इसमें से हम कह सकते हैं all contracts are agreements. So second statement is correct. All agreements are contracts, which is not true. थर्ड सेज ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब जो ये वाले अग्रीमेंट्स हैं
ये जो बच गए यहां पर ये क्या है, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो दैट वे वी कैन से सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी. So this is also a method of solving questions by way of elimination. इसको हम elimination टेक्निक कहते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता है तो आप कोई डायग्राम ड्रॉ करके या कोई भी उससे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको पता है आप उन्हें याद करके अपना क्वेश्चन को ऐसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is a minor in accordance with provisions of Indian Contract Act. This question is based on one of the another essential elements to form a contract. Competency का जो एलिमेंट है which we are yet to cover, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. इसमें क्या है, कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पार्टीज और 2 पर्सन्स प्रेजेंट. अब उन 2 पर्सन्स की भी कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशंस हैं. वो क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज मेजर होना चाहिए वो पर्सन. मेजर मतलब अबव 18 इयर्स ऑफ एज. जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी बनना चाहता है, चाहे वो ऑफरर है चाहे वो ऑफरी है, हिज और हर एज हैज टू बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज एंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड आई एक्सप्लेन टू यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. प्रॉपर्टी में भी हमने कॉम्पिटेंसी पढ़ा था. साउंड माइंड मतलब जो that person who can understand the consequences of his acts, कि वो क्या सही कर रहा है या वो क्या गलत कर रहा है, वो उसको इन चीजों की समझ है. और किनको हम साउंड माइंड नहीं कहते, कोई इडियट है या ल्यूनेटिक है या कोई ड्रंकर्ड भी है, इन्हें हम साउंड माइंड का पर्सन कंसिडर नहीं करते. तो for a person to be competent to contract, he should be a major, he should be of sound mind, and third is not disqualified by law. अब disqualified by law कौन कौन है? जो भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, एनिमी एलियंस है या समवन हु इज इंसॉल्वेंट या जिसको किसी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बार किया है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन. Who is a minor in accordance with provisions of Indian Contract Act? अब माइनर कौन है? Any person who is below the age of 18 years. जो भी 18 साल से नीचे की उम्र है जिनकी, उनको हम माइनर कंसिडर करते हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? दैट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन योर नेक्स्ट लेक्चर, कि जो माइनर्स हैं दे कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. And now let us have a look at it. Anyone below the age of 21 years, not correct. Anyone below the age of 18 years is a minor. Anyone below the age of 20, 15, no. So the correct answer for the same is option B. जो भी 18 साल से नीचे जिसकी उम्र है उस पर्सन को हम माइनर कंसिडर करते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन अग्रीमेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब एक अग्रीमेंट को, इसकी भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीज असेंशियल है? दैट इज योर एलिमेंट ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, जिसमें मैंने आपको स्मगल्ड वेपन्स, प्रोहिबिटेड ड्रग्स का एग्जाम्पल दिया था कि वो अग्रीमेंट हो सकता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें एनफोर्सिएबिलिटी मिसिंग होगी. So the correct answer for this is option C, that is enforceability. Now let us move to the next question, which is in which case the principle of intention to create legal relationship was established. ये भी मैंने आपके साथ केस बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है from the beginning of the class, and the name of the case was Belfer versus Belfer, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट आया था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमेशा देयर हैज टू बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज. Now next we have in which circumstance a contract without consideration is deemed to be a valid contract. अब किस circumstance में हम ये कह सकते हैं, चाहे यूजुअली जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा जरूर होना चाहिए, बट किन केसेस में हम इसकी एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी को कोई चीज गिफ्ट करते हैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट का क्या मतलब हो गया? यू आर गिविंग समथिंग टू द अदर पर्सन बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न.
तो देयर द कंसिडरेशन इज मिसिंग, बट स्टिल वी कैन से इन द टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स विच आर मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव, जहां आप कहीं आपके साथ आपका कोई ऐसा रिश्ता है किसी के साथ प्यार का, या रिश्ता जैसे एक फादर डॉटर में है, मदर और डॉटर में रिलेशनशिप है, ब्रदर सिस्टर में एक रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशनशिप है, वेयर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन यू आर ट्रांसफरिंग समथिंग टू समवन, देयर इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट अस सी, हियर इट विल बी गिफ्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता. सेल में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, सेल एक्सचेंज में दोनों जगह पर कंसिडरेशन होता है, गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए. So eighth question is, in which of the following cases the consent is not said to be a free consent? इनमें से कौन से इंस्टेंसेस में हम ये कहेंगे कि जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है? यू ऑलवेज शुड एम्फसाइज, हमेशा आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. कई बार हम ऐसे वर्ड्स को मिस कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है. नो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. वेयर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ फ्रॉड, where consent has been obtained by way of misrepresentation, or where consent has been obtained by way of mistake. So all these instances are covered. अगर किसी कभी भी कहीं पर भी आपकी जो कंसेंट है या तो फ्रॉड से ली गई है या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ली गई है, वहां पर वी कैन नॉट से इट इज अ फ्री कंसेंट. सो दैट वे द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी. Now let us move to the next question. Acceptance must be absolute, unqualified, both absolute and unqualified, or conditional. So the correct answer for this is option C. I have already explained, जब भी आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, आप उस पर कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते. जैसे कोई आपको ऑफर रिसीव हुआ है, आपको उसको एज इट इज ही एक्सेप्ट करना होता है फॉर फॉर्मिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. So that way the correct answer for this is option C. Now let's move to the next question, which is, who among the following are competent to form a contract? Competency to form a contract I explained to you in the previous questions only. Let us see, a person above the age of 18 years, he is a major, he can form a contract. Who is not of unsound mind, that is not an idiot, lunatic, drunkard. अगर वो idiot, lunatic या drunkard नहीं है तो he is a person of sound mind और वो contract बना सकता है. C is who is not disqualified by law. That person can also form a contract. So that way option D is the correct answer for this. All right. So that's all with the questions and that's all for today's class. I hope सभी को सब कुछ समझ में आया है. किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है, you can ask me in the comment box and I'll explain it to you in the next upcoming class. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all have a nice day.